नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पिछले काफी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था को सुधार के लेकर जिस तरह से मोदी सरकार पहल कर रही है और उसकी कोशिश है कि लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय मिले, इसको लेकर के जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, कोर्ट की संख्या बढ़नी चाहिए, इस पर सरकार बात कर रही थी। लेकिन इसी बीच जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है, उसने एक विवाद खड़ा कर दिया और उसने एक ऐसे व्यक्ति के नाम को प्रपोज कर दिया जिसके ऊपर यह ब्लेम था कि वो गे हैं और उनका पार्टनर जो है विदेशी है। उसको लेकर गुप्तचर संस्थाओं की जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और इसीलिए वो सौरभ कृपाल नाम को हटाने के लिए कहा गया, यानी फाइल वापस भेज दी। और यहीं से एक विवाद पैदा हो गया जो कोलिजियम और देश की केंद्र की सरकार इनके बीच जुबानी जमा खर्च पर भी उतर आया। विवाद इतना बढ़ा कि वो फाइल वापस गई तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने टिप्पणी कर दी और उन्होंने कह दिया कि सरकार जो जिस तरह से कोलिजियम पर सवाल उठा रही है, अपने मंत्रियों को कहें, सॉलिसिटर जनरल को यह सख्त लहजे में कह दिया गया कि अपने मंत्रियों को कहें कि वो इस तरह की टिप्पणियों को ना करें। इसको लेकर हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी मुखर हुए और उन्होंने कहा कि कोर्ट का काम कानून का पालन करना और कराना है, जजों की नियुक्ति का काम ये सरकार का काम है। संविधान ये इससे देखना चाहिए कि संविधान के अनुसार जो केस चल रहे हैं उस पर वो सुनवाई दें, उस पर ध्यान दें, क्योंकि देश के अंदर करोड़ों केस पेंडिंग है। विवाद बढ़ता गया, लेकिन विवाद बढ़ने में सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जो है वो भी मानने को तैयार नहीं दिखा और एक विवादित नाम था सौरभ कृपाल। ये सौरभ कृपाल जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं, इनको वो जज बनाने पर अड़े हुए थे और इसी नाम पर ऑब्जेक्शन केंद्र सरकार को था। इन्होंने कहा कि इस सौरभ कृपाल के बारे में जो गुप्तचर विभाग है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि ये गे हैं और इनका जो गे पार्टनर है वो विदेशी है, उससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर आज ये जज बनते हैं हाई कोर्ट के, कल को ये सुप्रीम कोर्ट के जज और सीजेआई भी बन सकते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति को हम जज नहीं बना सकते। लेकिन कोलिजियम इस पर अड़ा रहा और उस अड़ने के अलावा टिप्पणियां होती रही। जहां एक तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार पर टिप्पणी कर रही थी, सरकार को दबाव में लेने की कोशिश कर रही थी, वहीं किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं वो लगातार सार्वजनिक कार्यक्रम में ये कह रहे थे कि कोलिजियम सिस्टम ठीक नहीं है और जो वो कह रहे थे वो देश की आवाज भी है। देश की जनता ये चाहती है कि ये कोलिजियम सिस्टम खत्म हो और सरकार की तरफ से नुमाइंदे इसमें शामिल हों, इसकी नियुक्ति करें। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है कि सरकार ने अब 5 जजों की नियुक्ति कर दी है सुप्रीम कोर्ट के लिए और अब सुप्रीम कोर्ट में ये बढ़कर के संख्या आपको बता दें ये 32 हो जाएगी। यहां स्वीकृत संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की वो 34 है, लेकिन अब ये 5 नाम और बढ़ा दिए गए हैं। पहले से 27 जज सुप्रीम कोर्ट में थे, अब ये 5 नाम नियुक्त किए हैं, जिसकी जानकारी खुद देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने ट्वीट करके दी है कि हमने 5 जजों की नियुक्ति का फैसला लिया है। अब ये नियुक्ति की इनकी शपथ दिलाई जाएगी और ये नामों की घोषणा की है, तो एक तरह से सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जजों की नियुक्ति का अंतिम फैसला वो सरकार कर सकती है, सरकार का ही ये काम है और दुनिया के सभी देशों में होता है। अब देखना होगा कि इस पर विवाद होता है या इन नामों को शपथ दिलाकर जज के रूप में काम करने की अनुमति मिलती है। यह नाम है, आपको बता दूं, राजस्थान उच्च न्यायालय का मित्तल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा। ये 5 नाम जानकारी इनकी दी है कानून मंत्री ने। और आपको बता दें, कानून मंत्री ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में वहां एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में उन्होंने बाकायदा इलाहाबाद बार एसोसिएशन के 150वें स्थापना समारोह में ये बोलते हुए कहा कि हम सरकार के तौर पर ये चिंता कर रहे हैं कि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले और इसके लिए सरकार जो है
पूरे आयाम कर रही है, तैयारियां कर रही है। और उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार 2014 में आई थी उसके बाद से इस तरफ इस दिशा में काम किया जा रहा है। किरण रिजिजू ने कहा कि जब मैं कानून मंत्री बना उस समय देश में 4 करोड़ 30 लाख केस पेंडिंग थे, आज 4 करोड़ 70 लाख हो गए हैं, यानी ये संख्या बढ़ी है। और इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सरकार के ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, टिप्पणियां कर रही है, धमकाने का काम कर रही है, उन्होंने कहा कि सरकार को कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, ना कोई धमका सकता है, हमें कोई चेतावनी नहीं दे सकता। हम जनता की चुनी हुई सरकार हैं और हमारा काम है बोलना। इसको लेकर के हम तो बोलेंगे, जनता की आवाज हम उठाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सरकार को कैसे कह सकता है कि आपको बोलना नहीं है। आपने देखा है कि जिस तरह से ये कोलिजियम पर सवाल उठा, सरकार की तरफ से कहा गया कि वर्तमान कोलिजियम सिस्टम ठीक नहीं है, जज ही जजों को नियुक्त करते हैं, इसके कारण जजों के बेटे ही जज बन रहे हैं, जबकि आम गरीब का बेटा भी वकालत करके वो जज क्यों ना बन जाए। लेकिन जो वर्तमान सिस्टम है इसमें कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये पारदर्शी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने एनजेएसी का गठन किया और उसमें विपक्ष के एक नेता, सरकार की तरफ से एक मंत्री और 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने की बात कही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और यह कह दिया यह सिस्टम नहीं चलेगा, कोलिजियम सिस्टम ही इसमें चलेगा। इससे विवाद पैदा हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ये कह रहे थे कि कोर्ट का काम है संविधान का पालन कराना, कानून को देखना और संविधान बनाना या उसमें परिवर्तन करना, वो काम है संसद का। और उन्होंने ये कह दिया कि संसद सबसे ऊपर है, क्योंकि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर कोर्ट में संसद में भेजती है वो जनता की आवाज है। जनता की आवाज को आप कैसे दबा सकते हो। इसी बीच हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के एनजेएसी पर जहां एक तरफ रोक लगाता है, वहीं अपने द्वारा जो नाम उन्होंने तय किए उस पर अड़ा रहता है और वो फाइल वापस सरकार को भेजता है। फिर सरकार उसको वापस भेजती है। तो सरकार ने, अभी कानून मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी को लेकर भी विवाद इतना बढ़ा कि जो केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्होंने कह दिया कि यह बहुत खतरनाक है। इसी को लेकर के जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के मंत्री हैं, उन्होंने इसको जहर की गोली तक कह दिया था। वो चिट्ठी में ऐसा क्या था जिसको कांग्रेसी जहर की गोली बता रहे थे, जिसको आम आदमी पार्टी समेत पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वो खतरनाक बता रही थी। वो कह रहे थे कि सरकार जो है पिछले रास्ते से इसमें जो है अपना वो शामिल करना चाहते हैं, अपने लोगों को इसमें शामिल करना चाहते हैं। तो ये सब जो चल रहा था, इसमें आपको बता दें अब सामने खुलासा हुआ है और किरण रिजिजू ने बाकायदा राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया और प्रश्न पूछा था आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं राघव चड्ढा। उन्होंने सवाल पूछा कि सरकार की तरफ से जो सीजेआई को चिट्ठी लिखी गई थी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, वो क्या थी, ऐसा उसमें क्या था जिस चिट्ठी के बाद एक विवाद पैदा हुआ। तो कानून मंत्री ने बाकायदा 6 जनवरी 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी उसके बारे में बताया कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति में सरकार के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए। हमने ये कहा था और मेमोरेंडम ऑफ प्रैक्टिस एमओपी को अंतिम रूप देने के लिए उस चिट्ठी में लिखा था। अब ये क्या गलत है कि आप जो एनजेएसी बनती है जिसमें 2 समाज के लोग आने थे, सीजेआई उसमें मुख्य रूप से देखना था उनको, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों को शामिल करना था एनजेएसी के अनुसार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको मानने को तैयार नहीं थी। जब मानने को तैयार नहीं थी और मामला ऐसा हो गया कि ये लगने लगा कि कहीं विवाद पैदा हो रहा है, तो सरकार ने बीच का रास्ता निकाला कि भाई ठीक है, आप बाकी लोगों को नहीं रख रहे हैं तो केवल एक सरकार की तरफ से कोई एक बंदा रख लीजिए, नॉमिनेट कर रहे हैं जिसको, ताकि हमें भी ये पता रहे कि जो आप जजों की नियुक्ति कर रहे हैं उसका आधार क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ताकि जनता को यह मैसेज जा सके कि सरकार के नुमाइंदे भी उस कमेटी में हैं, उस कोलिजियम में हैं और इसलिए हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन हमने देखा कि उस चिट्ठी के बाद भी देश के सीजेआई ने उस पर टिप्पणी कर दी
और सरकार पे इतनी तल्ख टिप्पणी कर दी कि ये सरकार जिस तरह से बाधा पहुंचा रही है, यदि हमने अपने ही तरीके से नियुक्ति कर ली तो फिर सरकार क्या करेगी। इसको लेकर के आपको बता दूं कि जो ये सारी बातें बढ़ी, इस पर जैसा मैंने कहा कि इलाहाबाद बार एसोसिएशन के 150वें स्थापना दिवस पर हमारे देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी वो शामिल हुए और उन्होंने वहां बोलते हुए कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम पर चेतावनी दी है। इस देश का मालिक इस देश के लोग हैं, हम सब सेवक हैं, हमारी गाइडलाइन संविधान है, संविधान के अनुसार देश चलेगा, कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता, हम अपने आप को सेवक के रूप में देखते हैं। ये प्रयागराज में हमारे देश के कानून मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम सब जो हैं मालिक के रूप में देखते हैं, मालिक नहीं है, हम सेवक हैं। चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई आईपीएस हो, चाहे वो राष्ट्रपति जी का कोई मुख्य सलाहकार हो, चाहे प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार हो, चीफ सेक्रेटरी, सब नौकरी करते हैं और जनता जो टैक्स देती है उससे वो वेतन और सुविधाएं पाते हैं। इसको एक शब्द में अगर बोला जाए, उनको बोलते हैं वेतन भोगी। तो फिर वो जो जज साहब हैं, चाहे वो निचली अदालत हो, फिर चाहे हाई कोर्ट हो, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये भी जो वेतन पाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिना वेतन काम करते हैं, वेतन पाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी सारी सुविधाएं पाते हैं, बहुत सारी सुविधा, तामझाम, सुरक्षा, मकान, सब कुछ, और वो देश की जनता देती है। तो देश की जनता को क्या ये अधिकार नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग ये सब व्यवस्थाओं को चलाए? तो जनता कैसे चलाएगी? मेरी मंशा है, मेरे अनुसार कुछ कानून में परिवर्तन हो, तो मैं कैसे करूंगा? मैं अपने सांसद को कहूंगा, जो मेरे क्षेत्र के सांसद हैं। क्षेत्र के सांसद क्षेत्र की जनता की आवाज को संसद में पहुंचाएंगे और संसद में जब उस पर परिवर्तन की बात होगी तो वहां बहस होगी और उसके बाद यदि सही पाया गया तो उसको लागू किया जाता है। अब इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि जो ये कानून बना है हम तो नहीं मानेंगे, हम तो इस पर रोक लगा देंगे, कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का काम केवल न्याय देना है, जो न्याय संसद ने बनाया है, जो कानून संसद ने बनाया है, तो उस कानून के तहत चलना है। मान लीजिए रेड लाइट जो होती है, सिग्नल चौराहे पर ट्रैफिक का, उसको क्रॉस करने के लिए पहले 100 रुपए पेनल्टी होती थी, बाद में सरकार ने बढ़ाकर उसको 1000 कर दिया, पोल्यूशन पर पैसे बढ़ा दिए। तो क्या कोर्ट अपनी मर्जी से ये कहेगा नहीं भाई हम तो पेनल्टी नहीं लगाते, रेड लाइट जंप करने पे 5 रुपए लगाओ, 10 रुपए लगाओ, ये 1000 तो ज्यादा है? तो भाई कम ज्यादा पर जिरह हो सकती है, लेकिन आप कहें मैं इस कानून को मानता ही नहीं, ये कैसे चलेगा? लेकिन हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। एनजेएसी जो बनाई वो मोदी सरकार ने एक कमेटी बनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। दिक्कत यहां यह है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट या निचली अदालत, कई बार फैसले देते समय वो अपनी तरफ से अपने विचार रख देते हैं, टिप्पणी कर देते हैं जिसकी कोई जरूरत भी नहीं होती, और इन टिप्पणियों के कारण कई बार देश में दंगे फसाद भी होते हैं। दुनिया के कई देश ऐसी टिप्पणियों को कोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं देश को नीचा देखना पड़ जाता है, कई बार नैरेटिव चलाने वाले नैरेटिव चला ले जाते हैं। एक मामला सिक्किम से देखने में आया और सिक्किम में एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ने एक केस डाला और उन्होंने कहा कि यहां जो इनकम टैक्स में छूट बाकी देश के लोगों को मिल रही है वो ऐसे लोगों को नहीं मिल रही जो यहां सिक्किम में पहले से रहते आए थे और सिक्किम का विलय हुआ है। आपको बता दें ये जो सिक्किम का विलय है भारत के अंदर वो 26 अप्रैल 1975 को हुआ था, और इन लोगों का कहना यह था कि जो पहले से रहते हुए आए हैं उनको टैक्स में वो रिबेट नहीं मिल रही है जो बाकी भारतीयों को मिल रही है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये मांग की कि जो बाकी पुराने लोग हैं यहां रहते आए उसको भी इनकम टैक्स की छूट मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया जो कि न्याय संगत भी है कि भाई जब विलय हो गया भारत में तो ये भारत के निवासी कहलाएंगे और इन सबको इनकम टैक्स की वो छूट मिलनी चाहिए जो बाकी राज्य के लोगों को मिलती है।
लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी कर दी गई और इसको लेकर के अब पूरे सिक्किम में बवाल हो रहा है। यह टिप्पणी कर दी गई नेपालियों को लेकर। उन्होंने कह दिया कि नेपाल के लोग विदेशी मूल के हैं। अब जबकि नेपाल की जो संख्या है सिक्किम में, आपको बता दूं जनसंख्या जो है वहां पर अभी तक वो बड़ी संख्या है और वहां 70% नेपाली रहते हैं। और वो आज से नहीं है, वो भारत में सिक्किम के विलय के भी पहले से रहते आए हैं। यानी 26 अप्रैल 1975 में भारत में सिक्किम का विलय हुआ, लेकिन वहां नेपाल के लोग उससे पहले भी रह रहे थे और वहां के महाराजा ने बाकायदा उनको नागरिकता दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की कि नेपाली भारत मूल के नहीं है, वो तो विदेशी मूल के हैं, इस टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं थी, ना यहाँ के कोर्ट में इसको कहने की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद से वहां बवाल हो गया है और बवाल इतना हो गया है कि अभी तक तो 48 घंटे का बंद बुलाया गया है जो वहां की विपक्षी पार्टी है पवन कुमार चमलिंग ने, और चेतावनी दे दी है कि यदि सरकार ने इस पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट से इसको टिप्पणी को नहीं हटवाया गया, तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि एक टिप्पणी के कारण जो सिक्किम, जो नॉर्थ ईस्ट अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, वहां असामान्य करने के लिए यह टिप्पणी अपने आप में आग लगाने के लिए काफी है। तो कानून के जानकार लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपको केवल इतना फैसला देना था कि इनको टैक्स में छूट मिले या ना मिले। अब उसमें कौन है? तो उसमें जो भी सिक्किम के रहने वाले हैं 1975 के पहले के, तो उसमें भूटिया हैं, लेपचा हैं और नेपाली हैं। और नेपालियों की संख्या वहां आपको बता दूं 70% है। याचिकाकर्ता जो मारवाड़ी है वो मात्र 6% है और जो भूटिया और लेपचा हैं वो 27% है और वो सभी बौद्ध हैं। मतलब ना बौद्ध पर टिप्पणी की, ना मारवाड़ी पर टिप्पणी की, और टिप्पणी की तो किस पर? हिंदुओं पर। वो नेपाली हैं, भले ही कहीं के भी हों, लेकिन वो 1975 से पहले उनकी कई पीढ़ियां अगर उस क्षेत्र में रह रही थी और वो भारत में विलय हो गए, तो उनको नेपाली मूल का कहने की जरूरत क्या थी? ये एक उदाहरण मैंने दिया कि किस तरह से न्यायपालिका में गड़बड़ियां हो रही हैं, जिसके कारण से देश में बवाल पैदा हो रहा है। और अब नैरेटिव चलाने वाले बीबीसी चैनल ने फिर से इसको मुद्दे को उठाया है और उनके इंटरव्यूज और मोबाइल फोन पर वीडियोस फैल रही हैं। अब ये समझिए कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट पहले से बदनाम रहा, आज वहां विकास किया जा रहा है और अभी कुछ ही दिनों में वहां चुनाव होने हैं। इस चुनाव के पहले किस तरह से इस टिप्पणी से माहौल खराब करने का एक षड्यंत्र किया गया, ये एक उदाहरण है। तो इसी उदाहरण को देखते हुए यह समझा जा रहा है कि न्यायपालिका जो अनावश्यक रूप से इस तरह की टिप्पणियां करती है, जैसे आपने देखा नुपुर शर्मा के केस में, जैसे आपने देखा कई और ऐसे केसों में, फैसला कुछ करना है, आपको गलत या सही बताना है, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने मन से कुछ ना कुछ बोल देते हैं और वो जो बोला हुआ वाक्य है वो देश विरोधी ताकतें उसको कैच कर लेती हैं, फिर उसको प्रचारित किया जाता है। इसी सब को देखते हुए सरकार इस मूलभूत परिवर्तन को करना चाहती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है ये बेलगाम है, कोई कंट्रोल नहीं है। और हद तब है कि जब केंद्र सरकार को भी अपने हिसाब से चलाना चाहती है, चाहे वो कृषि बिल हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो नोटबंदी हो। हमने देखा हर मामले में पीआईएल डाल दे दिए, तत्काल सुनवाई, तत्काल टिप्पणी। तो जो देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग हैं उनको विदेशों से न्यूज चलवाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए यहां लोग बैठे हैं कि आप जैसा चाहें वैसा माहौल कर सकते हैं। तो ये बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। पूरी जनता देश की इस बात को कह रही है कि सरकार ने कई क्षेत्रों में सुधार किया है, तो न्यायपालिका में क्यों नहीं। बहरहाल इस टिप्पणी को लेकर के, जैसा मैंने बताया, जो ये टिप्पणी हुई है इसको लेकर के अब सिक्किम की तरफ से सरकार जो है वो, आप देख लीजिए, दोबारा से एक पिटीशन समीक्षा याचिका दायर की गई है और इसमें अब जितना भी ये बवाल मचा है, अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि इस मामले में वो क्या फैसला देती है। लेकिन यहां जो सरकार की तरफ से 5 जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की गई है, अब सबकी नजर इस बात पे है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आगे टिप्पणी करता है या इसे स्वीकार करता है। बहरहाल इतना तो तय है कि मोदी सरकार ने
अपनी मंशा जता दी है कि वो किसी दबाव में आने वाली नहीं है, न किसी धमकी में आने वाली है। और जनता की जो आवाज है, जनता की जो इच्छा है, वो सेवक बनकर उसको इंप्लीमेंट करके ही दम लेगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको यदि लगता है कि जनता तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।